अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज बात करेंगे ख़ास तौर पर एक ख़ास एंगल से बात करेंगे कि किस तरह से जब किसी मुस्लिम मुल्क की बात आती है, किसी मुस्लिम कंट्री की बात आती है, तो किस तरीके से सारी मशीनरीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। बात करें ईरान की जो एटॉमिक पावर है, जो बनने के लिए वो कोशिश कर रहा है, उस हवाले से जो एलिगेशंस लगते हैं, अगर उसका कंपैरिजन इजराइल से किया जाए तो इजराइल बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इजराइल अंदर खाते क्या कर रहा है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ईरान जो भी करता है उसकी इंस्पेक्शन होती है और पूरी दुनिया को उसके बारे में पता लगता है। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं यूरेनियम को अफजोद करने के लिए, जो 20% का जो लेवल सेट किया गया है, ईरान उससे बहुत नीचे जाकर यूरेनियम की अफजोदगी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल और दीगर ममालिक, अमेरिका भी इसमें शामिल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला करते नजर आते हैं। पाकिस्तान कोई काम करता है, कोई बात करता है, तो पाकिस्तान अगर किसी मामले को हाईलाइट करता है तो उसके ऊपर कोई साथ नहीं देता, उसके ऊपर कोई आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाता। मकबूजा कश्मीर की बात करें तो इसके ऊपर जब भी बात की जाती है, इवन कि हमारे मुस्लिम मुल्क हैं वो हमारा साथ नहीं देते, वो हमसे साइड पे हो जाते हैं। और अगर भारत इतना कुछ करता है लेकिन उसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं की जाती। इसी तरह आज ख़ास तौर पर जिस मुल्क की हम बात करने जा रहे हैं वो है तुर्की। तुर्की के जो बयानात रहे, फ्रांस के जो सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए, इस्लामोफोबिया की एक लहर जब उठी, उस वक्त जो बयानात दिए गए उनको बेस बनाकर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहते हैं कि तुर्की मुंह ज़ोर हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इक़दामात उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने उनका डिफेंस सिस्टम नहीं लिया, तो अमेरिका उनके ऊपर, तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए पर तोड़ रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ जो मामला चल रहे हैं, अगरचे टेलीफोनिक रवाबत हुए और उसके ऊपर मामलात को बेहतर करने की बातचीत की गई, लेकिन जब भी तुर्की की जानिब से कोई इक़दामात उठाए जाते हैं, तुर्की की जानिब से जब फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की बात की गई, तो सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो हैं तुर्की के खिलाफ गए। तो तुर्की जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसका एक जो विजन है, जो एजेंडा है, उसके ऊपर तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी सॉवरेनिटी को किसी भी तरह पर दाव पर नहीं लगाना चाहता, किसी भी कीमत पर वो इसके ऊपर किसी को बात करने का मौका नहीं देता। यही वजह है कि हमने देखा कि जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इशू चला तो उसके ऊपर तुर्की का बड़ा हार्ड किस्म का स्टांस था और उनकी जानिब से आज़रबाईजान की हर तरह की सपोर्ट और मदद का ऐलान किया गया। और फिर हमने देखा कि फ्रांस जो बड़ा बढ़ चढ़ कर आ रहा था वो भी इस तमाम तर मामले से निकल गया। उसके बाद वहाँ पर अमेरिका की जानिब से थोड़ा सा बीच में आकर सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी आहिस्ता से पीछे हट गया। और बिलाखिर जब ये तमाम तर फैसले हुए और उस वक्त एक बहुत बड़ी सपोर्ट और बहुत बड़ा किरदार उसमें तुर्की का था, तो तुर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो एग्रेशन नज़र आता है हमें, उसके ऊपर जो वेस्टर्न ममालिक हैं और ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन, इसको बड़ी तकलीफ़ होती है। और इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ये तमाम तर मामलात से पहले जो इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया, जिस इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की गई तुर्की के ऊपर, वो था मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो नेचुरल गैस और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो वो ड्रिलिंग कर रहा था, तो उसके ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। अब इसके ऊपर साइप्रस और साथ में ग्रीस के साथ ये टसल चल रही थी। अब ग्रीस की अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ग्रीस की जो हदूद बनती हैं वो बहुत दूर है, लेकिन इसके बावजूद वो आकर क्लेम करता है और कहता है कि यहाँ पर तुर्की को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए इन समंदरों के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर ग्रीस की जानिब से, साइप्रस की जानिब से यूरोपीय यूनियन से राबता किया गया और यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया गया कि तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, तुर्की को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। उसके अलावा जब इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से बयानात दिए गए और एक मुसलमानों के अंदर से एक गम गुस्सा जब देखने को मिला और मुसलमानों ने इसके ऊपर एहतजाज शुरू किया और तुर्की ने इसको लीड किया, तो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाने का मुतालबा उस वक्त फ्रांस की जानिब से भी किया गया। अब फ्रांस की जानिब से जो मुतालबा किया गया उसके ऊपर जो यूरोपीय यूनियन का उस वक्त का जो बयान था, उसके ऊपर जो उन्होंने बात की वो ये था कि अगर इससे पहले तुर्की इतने सालों की मेहनत के बाद यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के करीब आ गया था,
تو اپنے ان اقدامات کی وجہ سے، اپنے ان بیانات کی وجہ سے وہ بڑا دور جا چکا ہے۔ اب اس کے اوپر جب گریس کے ساتھ مسئلہ ہوا تو گریس نے مطالبہ کیا کہ سینکشن لگائی جائیں ترکی کے اوپر، تو اس کے اوپر یورپی یونین کی جانب سے، اس سے پہلے اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بھی کر چکے ہیں، یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہم اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے، ابھی پابندیوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن آگے دسمبر میں جا کر جو سمٹ ہوگی یورپی یونین کی، اس میں اس کے اوپر غور کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس میں بڑی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر کنسیڈر کیا گیا، اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی، اور یورپی یونین کی جانب سے جو اندیا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی اکنامک اور معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی ترکی کے اوپر جس سے سب سے زیادہ نقصان ترکی کی سیاحت کو ہوگا، ٹورزم کو ہوگا، اور دوسرے نمبر پر ان کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ترکی کا جو 2023 کا ویژن ہے، 2023 ویژن کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے ترکی، جن کی جانب اس نے بہت سالوں سے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو یہ دو جو پوائنٹ ہیں وہ ان کے اس ویژن کے اندر ہیں۔ وہ 10 پوائنٹ جس کے اوپر ترکی بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، اس میں ایک تو اپنا ٹرانسپورٹ کا نظام اس کو اپ گریڈ کرنا، اور جو ساتھ میں ممالک ہیں ان کے ساتھ روابط کو بہتر کرنا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ یورپی یونین کا ممبر بنا جائے 2023 تک، لیکن جس طرح کے معاملات اور حالات ہوئے اس کے بعد اب لگتا نہیں کہ 2023 یا ایون کہ اس کے بعد بھی اتنی جلدی ترکی یورپی یونین کا ممبر بن جائے گا۔ اب ترکی کی جو پروگریس ہے، ترکی کا جو ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے، اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں ترکی کی ٹورزم کو اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، اور اس میں ٹورزم کی جسٹ بات کریں تو ترکی کا جو 2023 تک جو ایم ہے وہ ہے تقریباً 50 ملین سے زائد لوگوں کو ایک سال کے اندر ٹورزم کے لیے اپنے ملک کے اندر ان کو لے کر آنا۔ لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یورپ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ترکی آتے ہیں، وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، اگرچہ مسلم ممالک کے لوگ بھی بہت جاتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد اکثریت جو ہے وہ یورپی ممالک سے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر یورپی یونین کی جانب سے کوئی پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کا واضح جو ایفیکٹ پڑے گا وہ وہاں پر ترکی کے اوپر پڑے گا، تو ترکی کی جو ٹورزم ہے اس کو بڑا دھچکا لگے گا۔ اور جب یہ اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی اور جب یہ بیان سامنے آیا تو اس کے اوپر یہی کہا گیا کہ ترکی کو، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ترکی کو لگ پتا جائے گا کہ جب ہم یہ پابندیاں عائد کریں گے۔ دوسرا ٹرانسپورٹ کا اگر ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے وہاں پر پابندی لگتی ہے تو ایک جو براہ راست جو زمینی راستے سے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی ایک دھچکا لگے گا، اور جو اپ گریڈیشن کے اوپر جو کام کر رہا ہے ترکی کا جو 2023 کا پلان ہے اس کے مطابق انہوں نے 10,000 کلومیٹر سے زیادہ انہوں نے اپنی ٹرین کی جو لائنز ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 15 سے 16,000 کلومیٹر کا انہوں نے اپنی سڑکوں میں ان کو یا تو اپ گریڈ کرنا ہے یا ان میں اضافہ کرنا ہے۔ تو اتنے بڑے لیول پر ترکی پلان کر رہا ہے، اور اگر یورپی یونین کی جانب سے اس وقت میں اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو ترکی کی ٹورزم کے لیے اور ترکی کی ٹرانسپورٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس کے علاوہ ترکی کے اوپر جو پابندیوں کی جب بات کی جاتی ہے تو امریکہ بھی اس کے اوپر پر تول رہا ہے، کیونکہ ترکی کی جانب سے کچھ سال پہلے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، کیونکہ نیٹو کا ممبر ہے، پرانے ممبرز میں سے ایک ہے، اور گریس کی بات کریں تو گریس بھی نیٹو کا ممبر ہے، اس لیے جب ان کا ایشو چل رہا تھا میڈیٹرینین سی کو لے کر تو اس کے اوپر نیٹو کی جانب سے کہا گیا کہ تھوڑا سا ریسٹرین رکھیں، تھوڑا سا معاملات کو کنٹرول میں رکھیں، اور اس کے بعد ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں آپس میں بات چیت بھی چل رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں گریس کے اور ترکی کے، لیکن اس میں اس طرح پیش رفت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو مطالبات گریس کر رہا ہے، سائپرس کر رہا ہے یا دیگر یورپی ممالک کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹنے کو ترکی تیار نہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کو بند نہیں کرے گا۔ اب امریکہ کی جانب سے ترکی کے اوپر پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ امریکہ کی جانب سے پابندیاں اس وجہ سے لگائی جا رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے نیٹو ممبر ہونے کے ناطے امریکن ڈیفنس سسٹم اس کو پرچیز کرنے کے لیے ایک ڈیل کی گئی۔ اب ہوا یہ کہ جو پیٹریوٹک سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا، اس کو کچھ مسئلے مسائل ہوئے اور اس کو لینے کی بجائے ترکی نے فیصلہ کیا کہ وہ رشیا کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو استعمال کرے۔
अब रशियन डिफेंस सिस्टम है वो भी वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम कंसीडर किया जाता है। S-400 S-300 वो सिस्टम था जो कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में आर्मीनिया को दिया, रशिया की जानिब से दिया गया और उसमें उन्होंने इस्तेमाल भी किया। लेकिन दूसरी जानिब S-400 उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत उसकी रेंज भी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 400 किलोमीटर का वो एरिया कवर करता है, जिसमें वो एक तो डिफेंस करता है और दूसरा अटैक भी कर सकता है, मिसाइल जो है उनको कैरी भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर तुर्की ने जब अमेरिका को डिच किया और ये सिस्टम लिया और उसके ऊपर तुर्की इस वक्त बड़े लेवल के ऊपर जो मिसाइल जो है उनको टेस्ट भी कर रहा है और रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया और इसके बारे में आगाह किया कि हमने इसके ऊपर टेस्टिंग जो है उसको शुरू कर दी है और कई मिसाइल इसके ऊपर वो टेस्ट कर भी चुके हैं। तो ये मसला है। अब इसके ऊपर अमेरिका का एक तो उसको ये मसला है कि हमारा सिस्टम नहीं लिया, एक बहुत बड़ी डील जो बहुत बड़ा रेवेन्यू उसको मिल सकता था वो नहीं मिला। दूसरा ये जो बहाना बनाया, हमेशा जब भी अमेरिका की कोई बात आती है तो उसके पीछे हिडन एजेंडा कुछ और होता है और उनका जो ऊपरी जो एक कवर रखा जाता है वो और है। अब इसमें अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि जो नेटो मेंबर हैं, अब तुर्की को वो मेंबर होने के नाते बहुत सारी चीज़ों का पता है और अगर वो सिस्टम ले लेता है जो कि रशिया के पास है, जो कि नेटो मेंबर नहीं है, तो ये जो नेटो मेंबर हैं उनके लिए ख़तरा हो सकता है आने वाले वक्त में तुर्की। तो इसलिए इसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की जाती है और जो बाइडन की जानिब से अपनी इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद भी उनकी जानिब से इंदिया दिया गया कि हो सकता है आने वाले वक्त में तुर्की के ऊपर पाबंदियां आयद करें। तो तुर्की इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत अच्छे से खेल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, और उनमें से पहली और फॉरमोस्ट जो चीज़ है और जो एक एस्पेक्ट है वो है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो किसी भी इशू के ऊपर हार्ड स्टांस लेता है, ख़ास तौर पर जहां मुसलमान ममालिक की बात आए। यही वजह है कि हमने देखा कि फ़लस्तीन के ऊपर जब यूएई की जानिब से इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किया गया तो इवन के इस चीज़ के ऊपर यूएई के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दी गई थी तुर्की की जानिब से। इसके अलावा कश्मीर की बात हो तो कश्मीर के ऊपर भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में भी हमें इस तरह की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन महाज जो है, इसके ऊपर तो वो हार्ड स्टांस लेते नजर आएंगे, लेकिन ट्रेड के मामलात हो या दीगर मामलात हो वहाँ पर वो निगोशिएट करने की पोजीशन में भी होगा और करने के लिए राज़ी भी होगा। यही वजह है कि ग्रीस के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इवन के यूरोपीय यूनियन के साथ भी मामलात को बेहतर करने के लिए बातचीत चल रही है और इंडिया भी दिया गया है रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से। अब आने वाले वक्त में मज़ीद एग्रेसिव होता भी नजर आएगा तुर्की हमें। अब जैसे जैसे कोई नई डेवलपमेंट आएगी इंशाल्लाह उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।